नमस्कार दोस्तों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर को समझने वाले हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर से आज हम समझने वाले हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और यूरोप में भी कहाँ से सबसे पहले हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। मगर सबसे पहले राष्ट्रवाद को भी समझना जरूरी है। मगर उससे पहले यूरोप में किस तरह की हलचल चल रही थी। एक राजा जो हुकूमत कर रहा था, निरंकुश था, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। उसके मन में जो आता था वो वही करता था। लोगों को घर से बाहर निकालना है तो वही करता था, लोगों को मारना है, लोगों की ज़मीन कब्जे में लेना है, या फिर लोगों को दिन रात काम करने के बावजूद भी कुछ भी न देना। ऐसा राजा जो हुकूमत कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। और जब ये लोगों को पता चला कि हम पर अन्याय हो रहा है, यूरोप के लोगों को जब ये पता चला कि हम पर अन्याय हो रहा है, तब आपस में चर्चा शुरू हुई। लोग एक दूसरे से मिलने लगे और बातें करने लगे कि हमें कुछ तो करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे कि हम यहाँ काफ़ी सालों से रहते आ रहे हैं, यहाँ हमारे पूर्वज रह चुके हैं, ये हमारी ज़मीन है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम इस ज़मीन में जो उगा रहे हैं वो भी हमें नहीं मिलता है, या हमें जो काम करते हैं उसका भी ठीक से जो दाम है हमें मिल नहीं पा रही है। हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लड़ना चाहिए। और उसके लिए ये जो विचार जब उनके मन में आए, हमारे परिवार के लिए हमें लड़ना चाहिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, ये विचार ही राष्ट्रवाद है। और इसी से ही तो राष्ट्रवाद होना मतलब क्या है कि जिस राजा की हुकूमत थी उस राजा को बेदखल करना, उस गद्दी से उसे हटाना, उसकी कोई भी बात न मानना, यही राष्ट्रवाद है। सबसे पहले हम राष्ट्र क्या है इसको अर्नस्ट रेनन की हिसाब से समझ लेते। उन्होंने क्या डेफिनेशन की है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र मतलब क्या है? जिसमें सद्भावना है, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की संस्कृति के साथ जीने की तमन्ना है और प्रेम है, उसे राष्ट्र कहते हैं। उस एरिया को राष्ट्र कहते हैं जिसमें एक संस्कृति बसी हुई है, एक समाज बसा हुआ है कि जो एक दूसरे के साथ एक सद्भावना से रहना चाहता है। और उनके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, उनका गौरव जिस भूमि पर होता है उसको राष्ट्र कहते हैं। इसमें बलिदान होता है, त्याग होता है और विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, ये सब इसमें होते हैं, उसे ही राष्ट्र कहते हैं। और जिसमें जिन्होंने बलिदान दिया है उनकी शौर्य गाथा गाई जाती है, उन महापुरुषों के नाम, उन पर श्रद्धा, प्रेम होता है। और यही विचार जो जीने का जो विचार है उसे ही राष्ट्रीय विचार कहते हैं। और उसी पर ही आधारित ये राष्ट्रवाद होता है और उसी पर ही वो देश और राष्ट्र चलता है। यदि देखा जाए तो राष्ट्र की ज़रूरत क्या है? या एक राजा पूरे राष्ट्र को नहीं चला सकता है, एक देश को नहीं चला सकता है? नहीं चला सकता है। क्यों? क्योंकि वो निरंकुश होता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इसलिए राष्ट्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह स्वतंत्रता की गारंटी होती है। एक स्वतंत्रता मिले, हम आज़ादी से रह सके, हम अपनी संस्कृति, हमारी मर्यादा, हम उसका पालन कर सके। समान अधिकार, एक समान जीने का अधिकार होता है, कानून समान होता है, जो एक निरंकुश राजा के पास थे। निरंकुश मतलब जिसके पास किसी का कंट्रोल नहीं है, वो मन चाहे जो कर सकता है। ऐसा राजा कभी भी किसी को समान अधिकार नहीं दे सकता है, उसके मन में जो आए वो कर सकता है। इससे लोगों में हमेशा डर रह सकता है। इसलिए राष्ट्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ समान अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। इसलिए समाज एक स्वतंत्रता और समान अधिकार की कोशिश करने के लिए उस निरंकुश राजा को हटाने की कोशिश करते। निरंकुश राजा मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश न हो, जो अपने मन के हिसाब से चलता हो, ऐसा राजा। और उसको हटाने के लिए जो विद्रोह होता है, जो उसके विरोध में जो काम होता है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। और वही से ही राष्ट्रवाद का अस्तित्व शुरू होता है। मगर सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये जो राष्ट्रवाद की क्रांति है ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये तो फ्रांस से। तो आज हम सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसके बारे में चर्चा करने वाले। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसकी शुरुआत
1789 में, और वो भी फ्रांस से शुरुआत हुई। अभी ये जो राष्ट्रवाद है और ये जो क्रांति है क्यों शुरू हुई? क्योंकि यहाँ का जो निरंकुश राजा था जिसका आधिपत्य था इस फ्रांस पर, उसने लोगों पर अन्याय जुल्म शुरू किया था, और उसके विरोध में जो कार्य शुरू हुआ वही राष्ट्रवाद है, और वो उसकी शुरुआत 1789 में हुई। अभी शुरुआत तो करना है। जो क्रांतिकारी थे, मतलब जो राजा के विरोध में, जो निरंकुश राजा था उसके विरोध में लड़ने वाले जो लोग थे, उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई की राह पर चलते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन से कदम उठाए कि जिसके वजह से लोग उनके सपोर्ट में आए? क्योंकि एक बलशाली राजा के विरोध में लड़ना कोई आम बात नहीं है, उसके लिए लोगों के साथ होना जरूरी है। मगर लोगों के साथ होने के लिए उनके मन में भी ऐसे कोई विचार आना जरूरी है, ऐसी कोई सोच जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उन्हें उस धरती से, उस ज़मीन से प्यार हो, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ के लोगों से प्यार हो। तो उनके लिए सबसे पहले उन क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी मतलब जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो लोगों के भले के लिए लड़ते हैं, उन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ खास कदम उठाए, उसमें पितृभूमि, द फादरलैंड, लोगों को समझाया कि ये आपके दादा परदादाओं की ज़मीन है, यहाँ आप काफ़ी वर्षों से रहते हो, आपके दादा परदादा यहाँ रह चुके हैं, ये आपकी ज़मीन है, इसके हक के लिए आपको लड़ना ज़रूरी है। आप यहाँ के नागरिक हो, आप यहाँ के सिटीजन हो, आपका हक है यहाँ आज़ादी से रहने के लिए। इस तरह के विचार उन क्रांतिकारियों ने उन लोगों को समझाए, उनकी भावनाओं को जागरूक किया, और उसके लिए अभी लड़ना है। उस ज़माने में हर एक समुदाय का अलग अलग झंडा रहता था, फ्लैग रहता था। तो इन्होंने एक तिरंगा लहराया, एक तिरंगा बनाया, नया एक झंडा बनाया, और उसके सामने उसका एक लक्ष्य रखा कि इस झंडे के लिए हम लड़ने वाले हैं, इस तिरंगे के लिए हम लड़ने वाले हैं। और लोगों को एक आश्वासित किया कि हम अपने समान अधिकार के लिए लड़ेंगे, इस आज़ादी की वजह से हमें समान अधिकार मिलेगा, हमें खुशहाली, ये खुशी की ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। इस तरह के आश्वासन के बाद लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। अभी ये फ्रांस क्रांति शुरू हुई। अभी फ्रांस क्रांति शुरू होने के बाद लोगों ने उस राजा के विरोध में कार्य शुरू किया, उस राजा को गद्दी से हटा दिया। उसके परिणाम क्या हुए? लोग राष्ट्र का गठन करेंगे, मतलब जब ये क्रांति सक्सेसफुल हो जाएगी तो हम अपना राष्ट्र खुद बनाएंगे। उसमें एक ऐसा संविधान होगा, संविधान मतलब एक ऐसी किताब जिसमें लोगों का जीने का अधिकार है, समान कानून है, जिसमें लोग कैसे जिए और कैसे जीना चाहिए, हर एक तरह की नियमावली जिसमें है, हर एक के अधिकार के लिए जिसमें वर्णित किया गया है, ऐसी किताब जिसे संविधान कहते हैं, और जो सबके हक के लिए होगा, सबके न्याय के लिए होगा। इस तरह का परिणाम इस क्रांति के बाद होने लगा। लोग आज़ादी से जीने लगे, प्रभु सत्ता लोगों के पास आ गई, और जो एक राजा की सत्ता थी वो लोगों के हाथ में आ गई। मतलब लोग अपनी आज़ादी खुद जीने लगे, और लोगों को अपने मन चाही ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला। और फिर उन्होंने एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लहराया, बनाया, और उसके आधार पर, उसके आधिपत्य के अंदर वो काम करने लगे, उस तिरंगा को वो नमन करने लगे, वंदन करने लगे। और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद उस फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुए। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को मताधिकार मिल गया, मतलब वोटिंग का अधिकार मिल गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोग जिसे चाहे उसे चुनाव में उसे जिता सकते थे, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो जीत कर आया है वो लोगों के लिए लड़ता था, उसमें लोगों का फ़ायदा था, उस समाज का फ़ायदा था। ये सब क्रांति के कारण हुआ। उसके बाद नया एक राष्ट्रगान बनाया गया, और राष्ट्रगान मतलब देश की एक स्तुति, एक वंदना, शहीदों का गुणगान होने लगा। एक समान कानून जिसमें ना कोई अमीर गरीब इस तरह का भेदभाव न करके, ना कोई जात पात का भेदभाव न करना, और हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून यहाँ रचा गया। और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गया। अब ये जो शुल्क था, ये जो टैक्स था, उसके वजह से काफ़ी लोग परेशान हो चुके थे, जो व्यापारी थे, क्योंकि उन्हें हर जगह पर जाने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था।
तो उससे जो उन्हें मुनाफा मिलता था वो बहुत ही कम मिलता था। तो क्रांति के बाद क्या हुआ, ये जो आंतरिक मतलब फ्रांस के अंदर ही जो कुछ टैक्स था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फ्रेंच राष्ट्रभाषा बन गई। क्रांति होने के बाद फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हर एक को व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले ऐसे नहीं था। पहले हर एक जो समुदाय था उनकी अलग अलग लैंग्वेज थी, उसके वजह से व्यापार करना व्यवहार करना बहुत मुश्किल था। मगर एक राष्ट्रभाषा, एक भाषा बनने के कारण हर एक को लैंग्वेज आने लगी और उसका फ़ायदा एजुकेशन में भी हुआ और व्यापार करने में भी हुआ, जिससे उनकी तरक्की शुरू हुई। जैसे हमारे देश में कैसे, भारत देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं, फिर भी एक हिंदी आजकल हम कॉमन यूज़ करने लगे। तो उसका फ़ायदा यही होता है कि व्यवहार करना, ज्ञान लेना, एजुकेशन में उनका फ़ायदा होता है, व्यापार में फ़ायदा होता है। तो वही एक राष्ट्रभाषा बनने के कारण फ्रांस में हुआ। अभी फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की क्या घोषणा थी, मतलब अभी जैसे उन्होंने फ्रांस में तो क्रांति लाई, मगर उनकी एक इच्छा थी कि जो फ्रांस में हुआ वो यूरोप में भी होना चाहिए, बाकी देशों में भी होना चाहिए। तो मगर वहाँ के लोगों को अपने साथ लाने के लिए उन्होंने क्या क्या तकनीक, क्या क्या दिमाग लगाया। तो सबसे पहले उन्होंने यूरोप के लोगों को एक कहा कि हम आपको निरंकुश शासनों से मुक्त करेंगे। जो निरंकुश शासन थे, जो हुकुमशाही कर रहे थे, तानाशाही वाले जो राजा लोग थे, उनसे आपको मुक्त करेंगे और राष्ट्र गठित होने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि उस राजा को हटा दिया और फिर ऐसे आपको छोड़ दिया, नहीं, आपको राष्ट्र गठित मतलब एक राष्ट्र बनाने तक हम आपका साथ देंगे और उस पर ना ही हम कब्जा करेंगे। देखो, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा करने के कारण जो दूसरे जो राज्य के लोग थे वो भी उनके साथ मिल गए और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैकोबिन क्लब बनते गए। अभी जैकोबिन क्लब का जो उद्देश्य था वो था कि उदारवादी, समाजवादी, जो लोगों के हित के लिए काम करे, इसका काम था जैकोबिन क्लब का। और वो बढ़ते गए, उसमें छात्र थे, शिक्षित मतलब एजुकेटेड लोग थे मध्यम वर्ग के, और उन्होंने भी ये जो जैकोबिन क्लब है उसकी संख्या बढ़ाई, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर इनका निर्माण किया। और फिर इसके माध्यम से वो सैनिक, जो फ्रांस के सैनिक थे, उन्हें वहाँ उस जगह पर आने के लिए मदद करने लगे। जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, इन देशों में उनको रास्ता दिलाया और उनकी मदद के आधार पर वहाँ की जो हुकुमशाही है उसे नष्ट करने की, जो निरंकुश राजा है उसे नष्ट करने के लिए इन्होंने मदद की। अभी इस तरह से जो क्रांति चल रही थी अलग अलग देशों में, यूरोप में जो अलग अलग देश है, अलग अलग राज्य है, वहाँ जो क्रांति चल रही थी उसमें नेपोलियन बोनापार्ट, अभी उसने क्या किया, फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस किए जब वो सम्राट बना तब। मतलब राजतंत्र को वापस लाया और प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। प्रजातंत्र मतलब लोगों ने जो राज्य बनाया है, लोगों ने जो कानून बनाए, नियम बनाए और लोगों के लिए, वो नष्ट हो गए। उसमें काफ़ी सारे नष्ट हो गए, सभी उसने नष्ट नहीं किए, काफ़ी सारे उसने नष्ट किए और राजतंत्र को वापस लाया, मतलब उसने काफ़ी सारे अपने नियम लगाए। इसमें नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई, जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड इस तरह से भी उसे जानते हैं। उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए, उसमें समान कानून, एक दूसरे को मतलब कोई भेदभाव नहीं, जन्माधिकार पर कोई नहीं, मतलब जन्म के आधार पर कोई कानून नहीं था और ना ही कोई विशेषाधिकार था। मतलब ये उच्च घराने में है, ये बड़े घराने में है तो इसके लिए कुछ छूट है, ऐसा कुछ भी नहीं, समान कानून, सबके लिए समान, अमीर गरीब ऐसा कोई भेदभाव नहीं। मगर उसने कुछ गलतियां भी हुई है। संपत्ति के अधिकार, सभी को संपत्ति अर्जन करने के लिए, संग्रहित करने के लिए अधिकार उसने दिया। सामंती व्यवस्था को उसने ख़त्म किया। सामंती व्यवस्था मतलब एक राजा, और राजा ने एक सामंत, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे एरिया को, एक बहुत सारे जिसके अंडर बहुत सारी खेती आती है, उस खेती को नियंत्रण करता है, उसे सामंत कहते हैं। और उस सामंत के अंडर फिर किसान काम करते हैं। इस सामंती व्यवस्था को उसने ख़त्म किया। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि राजा के नीचे जो सामंत था वो बहुत अन्याय करता था, लोगों पर मतलब जो किसान थे उन पर जबरन काम करके उन्हें ठीक से उनका जो उन्होंने जो मेहनत की है उसका रिटर्न नहीं करता था। और इसके वजह से वो जो किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे, वो परेशान थे। तो ऐसी जो व्यवस्था है सामंती व्यवस्था, और ये बहुत ही लालची भी था। सामंत मतलब बहुत लालची व्यक्ति उसे कहेंगे, जो ज़्यादा पैसा हड़पने की कोशिश करता है और उसमें से कुछ हिस्सा राजा को देना, जो उसने डिसाइड किया है राजा ने कि मुझे इतना चाहिए, या फिर ये उसे राजा को खुश करने के लिए कुछ भी करता था। और इससे बहुत छूट भी थी, ये अन्याय भी करता था, इसके खिलाफ राजा भी कुछ नहीं बोलता था क्योंकि राजा को पैसे प्रोवाइड कर रहा है।
तो इस व्यवस्था को नेपोलियन ने ख़त्म किया। भूदासत्व नष्ट किया। भूदासत्व मतलब ज़मीन का दास बनकर रहना। जागीरदारी मतलब उसके अंडर, जागीरदार के अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो भूदास मतलब वो तो काम तो कर रहे हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस खाना है और काम करना है, एक जानवर की तरह। तो उस भूदासत्व को उन्होंने नष्ट किया और आंतरिक कर से राहत दिलाई। जो फ्रांस में जो आंतरिक कर था, टैक्स था, उससे भी उन्हें राहत मिल गई उन व्यापारियों को, जिससे लघु उत्पादक हो या फिर उद्योगपति हो, उन्हें एक समान कानून और टैक्स से राहत मिलने के कारण उन्हें एक मुनाफा होने लगा और वो खुश रहने लगे। और एक राष्ट्रीय मुद्रा भी बनाई, एक चलन बनाया, जैसे हमारे देश में रुपया है, ठीक है। एक सेम मतलब ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, करेंसी जो होती है वो अलग अलग नहीं है, पूरे देश में एक ही है। उसी तरह से उसने फ्रांस में भी एक मुद्रा बनाई जिससे व्यापार करने में आसानी हुई। नहीं तो फिर क्या होता था, अलग अलग जगह की अलग अलग मुद्राएं होने के कारण वो कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता था व्यापारियों को। तो उसने ख़त्म किया नेपोलियन ने, उसकी वजह से लोग काफ़ी खुश थे। इसके बावजूद भी नेपोलियन का पतन हुआ क्योंकि उसने काफ़ी सारी चीज़ों को दुर्लक्षित किया गया था जिससे लोग परेशान थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग परेशान थे, उसकी वजह से उसका पतन हुआ है। और फिर यूरोप में जो अलग अलग देश है वहाँ भी राष्ट्रवाद शुरू हुआ, जो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने शुरू किया था। मगर फ्रांस के क्रांतिकारी जो है उन पर भी लोग नाराज़ थे। वो क्यों थे, उसकी वजह क्या थी, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।